हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। लेट्स बिगिन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमर्शियल बैंक। क्या कहा? कमर्शियल बैंक आपने देख लिया है? तो हाँ, आज हम बिगिन करने वाले हैं कमर्शियल बैंक का बाप, सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है जो बैंकर्स बैंक होती है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होती है, गवर्नमेंट की बैंक होती है। एक तरह से कहें पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली जो बैंक होती है वो होती है सेंट्रल बैंक। कह सकते हैं कि दूसरी बैंकों को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, या कहीं स्मूथ वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है तो वो है एकमात्र सेंट्रल बैंक। किसी भी देश का, हाँ, किसी भी देश का मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी को बनाने वाली बॉडी का नाम है सेंट्रल बैंक। और हमारे देश की सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप किसी भी करेंसी नोट को जो आप यूज कर रहे हैं, 1 रुपए की करेंसी को छोड़ दीजिए, 2 रुपीज से लेकर के 2000 के करेंसी नोट को चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू का पावर है सेंट्रल बैंक के पास। और सबसे बड़ी चीज, हर देश में एक सेंट्रल बैंक ही होती है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। इसका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है बल्कि वेलफेयर है। हाँ, वेलफेयर ऑफ द कंट्री है, देश के इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंजेस को कंट्रोल में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक है जो उस देश में यही सब रूल्स फॉलो करती है। हर देश की एपेक्स बैंक होती है, उसकी सेंट्रल बैंक। इंग्लैंड की बात करूंगा तो वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अमेरिका की बात करोगे तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो देशों का नाम अलग अलग हो सकता है, बैंकों का नाम अलग हो सकता है, पर काम ऑलमोस्ट एक है। एक यूनिक बात बता दूं बस सिर्फ, कि अमेरिका में एक नहीं 12 फेडरल रिजर्व सिस्टम्स हैं, 12 सेंट्रल बैंक्स हैं, ऑल्दो दे हैव अ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं। आप समझते हैं डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। जिस बैंक में मैं और तुम जा रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, लोन ले सकते हैं, वो होती है कमर्शियल बैंक, आम जनता की बैंक, फर्म्स की बैंक, इंडस्ट्रीज की बैंक। पर इन बैंकों की भी तो कहीं बैंक होगी जिनके पास हम जा रहे हैं, हाँ, उनकी बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक। तो पहला डिफरेंस, सेंट्रल बैंक टॉप मोस्ट बॉडी होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर का, जबकि कमर्शियल बैंक एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक उसका हिस्सा है, टोटल बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है। सेंट्रल बैंक जब भी काम करती है तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। कमर्शियल बैंक नाम ही कमर्शियल है, मतलब प्रॉफिट कमाना उसका मेन पर्पस है। सेंट्रल बैंक ऑर्डिनरी बैंकों की तरह काम नहीं करती है कि लोगों से डिपॉजिट लेना, लोगों को लोन देना, नहीं, ये तो कमर्शियल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक बैंकों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उनको लोन दे सकती है। चलिए, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस में, कमर्शियल बैंक्स आम जनता की बैंक में लोग पैसे सेविंग्स जमा करते हैं और उन सेविंग्स को वो कहीं चैनलाइज कर देती है, कहीं इन्वेस्ट कर देती है, हाँ, किसी इंडस्ट्री को लोन दे देती है। जबकि सेंट्रल बैंक क्या करती है, एंश्योर करती है पूरी इकोनॉमी प्रॉपरली क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, अर्थात सारे बैंक्स मिलकर के प्रॉपर इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का ऑर्गन होती है, हाँ, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का ऑर्गन के रूप में काम कर रही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे संभाल रहा होता है। जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ दी, हाँ, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स भी हैं हमारे देश में, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और फॉरेन बैंक्स भी हैं। तो इसका मतलब बैंक्स कुछ गवर्नमेंट के पास भी हैं, जैसे एसबीआई का मैं नाम ले लूं, पंजाब नेशनल बैंक ले लूं, बट और बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। पर सेंट्रल बैंक तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में ही रह सकती। सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली है नोट इशू करने का, मतलब नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक्स इशू नहीं कर सकती। चलिए, स्क्रीन पर आ गया है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन तो आप जानते हैं क्या, मोनोपोली ऑफ नोट इशू या बैंक ऑफ इशू।
तो सेंट्रल बैंक के पास पावर है कॉइन्स, करेंसीज, नोट्स को इशू करना। पर एक बात बता दूं टिपिकल, कि कॉइन्स एंड करेंसीज में कॉइन्स सेंट्रल बैंक इशू नहीं करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है कॉइन्स का इशू करना और 1 रुपीज का नोट। हाँ, अगर 1 रुपीज का नोट है घर पे तो चेक करके देखना, शायद बच गया हो, एक आध पुराने नोट हो घर वालों के पास। देखिए उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जरा चेक करके देखिएगा। और कॉइन्स में तो कहीं लिखा ही नहीं है आरबीआई, तो कॉइन्स नहीं इशू करती है आरबीआई। हाँ, उनकी गाइडलाइंस में होता है, बट 2 से लेकर के 2000 तक के नोट आरबीआई ही इशू करती है। अच्छा, आरबीआई जब देश में नोट इशू कर रही है तो क्या क्या फायदा है इसका, क्या एडवांटेज है? देखिए सारे नोट एक जैसे हैं, कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि ये नोट है, कागज नहीं है। आप लिख दीजिए किसी पे 500 रुपया, लिख दो किसी भी ग्रीन कलर के कागज में, क्या कोई मानेगा उसको? कभी नहीं मानेगा। पर ये ग्रीन कलर गांधी जी वाला हो तो यूनिफॉर्म एक जैसा दिखता है, इससे लोगों में फेथ डेवलप होता है, एक डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज मिलता है इसकी एक बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा इशू करने की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल कर पाती है, गवर्नमेंट इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल रख सकती है, कितने नए करेंसीज छप रहे हैं। एंड लास्ट, गवर्नमेंट न तो क्रेडिट क्रिएशन पे बल्कि टोटल मनी सप्लाई पे भी नजर रख सकती है, नए नोट छाप करके या नोटों को रोक करके। वैसे आप जानते हैं जितना मन करेगा आरबीआई नोट छाप देगी, बस बटन दबाना है नोट छप जाएगा? नहीं, हमारे देश में नोट छापने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड, फॉरेन करेंसी या रिजर्व को अलग करके रखना पड़ता है, और तब अगेंस्ट में लोन, तब अगेंस्ट में मनी प्रिंट करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं, वरना तो जब चाहे तब छापते रहो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी? कभी नहीं, नेवर। हाँ, वैसे गलती करनी नहीं है, क्योंकि ये गलती जर्मनी ने की थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी ने भी यही किया था। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था और उसने नए नोट खूब छापे और बांट दिए। बोले अरे कागज अपना है, प्रिंटिंग प्रेस अपनी है, छापो नोट, गरीबी दूर कर दो। जर्मनी बर्बाद हो गई, क्योंकि लोगों के पास टू मच मनी आ गया, पर वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विसेज नहीं इंक्रीज हो पाया। नतीजा, वैल्यू ऑफ करेंसी एकदम फॉल हो गई। याद रखिएगा, कभी भी देश की गरीबी नए नोट छापने से नहीं दूर होती। सेकंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल बैंक बैंकर भी है, फिस्कल एजेंट भी है और एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का। तीनों काम करता है गवर्नमेंट के लिए। जैसे मेरा और आपका बैंक, मैंने कहा कमर्शियल बैंक है, तो सेंट्रल बैंक बैंकर है। तो बैंकर के रूप में क्या काम करता है? वही सेम काम करता है जो कमर्शियल बैंक हमारे लिए कर रही होती है। जैसे हमारे पैसे जमा करना, हाँ, हमें चेक ड्राफ्ट चाहिए तो वो देना, ये कमर्शियल बैंक हमारे लिए करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई यही काम करती है। आरबीआई उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है, आरबीआई उन्हें शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट देती है, आरबीआई उनके स्टाफ की सैलरी, वेजेस पे करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। देखा ना? तो ये तो हो गया, बैंकर के रूप में आरबीआई काम कर रही है। फिस्कल एजेंट भी है। फिस्कल, हाँ, फिस्कल बढ़ाता है बजटरी टैक्स। तो गवर्नमेंट को पब्लिक डेब्ट्स मैनेज करने होते हैं, अर्थात जो पब्लिक से गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही होती है, रेलवे प्रोजेक्ट चला रही होती है, रोडवेज प्रोजेक्ट चला रही होती है, इनके लिए जो फंड्स आता है वो डेब्ट से आता है। तो कौन डेब्ट इशू करता है, कौन डेब्ट का ब्याज देता है, कौन डेब्ट का रीपेमेंट करता है? जी, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एक फिस्कल एजेंट है। और क्या करती है आरबीआई? गवर्नमेंट की एडवाइजर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देती है। किस बारे में सलाह देना? कि देश का फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो, देश में किस तरह की अभी कंडीशंस चल रही है, क्या देश में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, हाँ, डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी, ये सब कुछ गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट में ये पॉलिसी बाइंडिंग नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मानने से मना भी कर सकता है। तो क्या है? एडवाइजर। चलिए, तीसरा फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, तो बैंकर्स टू द बैंक, नाम से पता चल गया। जैसे कमर्शियल बैंक्स हमारे अकाउंट को होल्ड करती हैं, हमें लोन देती हैं, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है आरबीआई। आरबीआई उनके अकाउंट रखती है। मतलब स्टेट बैंक का अकाउंट किसके पास है? पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट किसके पास है? यूनियन बैंक का अकाउंट किसके पास है? तो इनका अकाउंट है, हाँ, आरबीआई के पास। ठीक है,
तो ये आरबीआई उन्हें उनके रिजर्व्स को मेंटेन रखती है, जो कैश रिजर्व रखना होता है। आरबीआई उन्हें उधार देती है, आरबीआई उनको असिस्टेंस भी देती है, समय समय पे फंड्स प्रोवाइड करती है, और तो और उन्हें गाइड करती है, रेगुलेट करती है, लाइसेंस इशू करती है। सब कुछ आरबीआई के अंडर में। याद रखिएगा, कोई भी नई बैंक बिना आरबीआई के लाइसेंस के, हाँ तुम और मैं चाहूं कि अपने नाम से बैंक खोल दूं, घर में बोर्ड लगाऊं और कहूं लो आओ भैया पैसे जमा करो, आओ पैसे जमा कर दो और मैं लोगों को चेक काट करके देना शुरू कर दूंगा, कभी नहीं। आरबीआई के परमिशन के बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। और क्या करती है आरबीआई? और फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देश में जो विदेशी मुद्रा है, सारी विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास चली जाती है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं वो विदेशी मुद्रा लोगों से कलेक्ट करते हैं, वो पाउंड में हो, वो लीरा में हो, येन में हो, किसी भी करेंसी में, वो सबका स्टॉक, हाँ उस सबका स्टॉक मेंटेन करती है सेंट्रल बैंक। क्यों सेंट्रल बैंक क्यों रखती है सारे करेंसीज को? क्योंकि हमारे देश में तो ये करेंसी चलती नहीं है, इसीलिए जब टूरिस्ट आते हैं तो वो पैसे सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब इंपोर्ट बिल्स पे करने होते हैं तो उन्हें उस फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है। देश में फॉरेन एक्सचेंज का रेट, जैसे $1 का रेट आजकल चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 82 रुपीज के आसपास चल रहा है ना, तो ये कहीं 90 ना हो जाए, कहीं 100 ना हो जाए $1, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। ये देखती है एक्सचेंज रेट अचानक वाइडली फॉल ना हो जाए ना वाइडली राइज हो जाए, तो मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है, समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा जो लगाए गए एक्सचेंज के नियम है उसको लगाती रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का, वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब लोन देना, उधार देना, लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है लास्ट ऑप्शन। तो सोचिए कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जो भी फंड्स थे उन्होंने क्या कर दिए? लेंड कर दिए। उनके पास प्रेजेंटली अभी कोई फंड नहीं है, तो कमर्शियल बैंक कहां जाएगी? कमर्शियल बैंक्स सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास जाए। आरबीआई उसका लास्ट ऑप्शन है, आखिरी रास्ता है सारी कमर्शियल बैंक को मदद करने का। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई ने मदद करने से मना कर दिया, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो पर्टिकुलर बैंक जिसको लोन नहीं मिल रहा है वो बंद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। तो क्या कहना चाहते हैं? आरबीआई का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए कई बार इसके बारे में बोला गया है एब्सोल्यूट एसेंशियल फंक्शन। और क्या करता है आरबीआई? क्लियरिंग हाउस का काम करता है, जो एक बैंक के दूसरे बैंक्स के नाम से जो चेक कटता है। एग्जांपल देता हूं कि मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, मैंने अकाउंट का चेक काट करके तुम्हें दे दिया, हाँ मैंने 10,000 का चेक काटा और मुझे तुम्हें पेमेंट कर दी, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया। तुमने ये चेक लेकर के अपनी बैंक, तुम्हारी बैंक है एसबीआई, उसमें जाके जमा कर दिया, तो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गया। तो क्या मेरी बैंक से पैसा कट करके उठ करके तुम्हारी बैंक में गया था क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, हाँ इन सब का क्लियरिंग करता है, इन सब के हिसाब को बैलेंस करता है ये क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में यूजुअली बड़े टाउन्स में क्या होता है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स एक प्लेस में आके इकट्ठे होते हैं, एक प्लेस में आकर के एक फिक्स डे में बैठते हैं और एक दूसरे के अकाउंट्स को सेटल कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जो ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उनका सारी बैंकों का अकाउंट किसके पास है? आरबीआई के पास। तो जिस बैंक से पैसा लेना होता है आरबीआई उसके अकाउंट को डेबिट कर देती है, और जिस बैंक के अकाउंट में पैसा देना होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। कहां से? उनके रिजर्व से। हर बैंकों ने रिजर्व मेंटेन किया था, तो इस तरीके से अकाउंट क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, आपस में लेन देन सेटल आउट हो जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहूं तो वह है देश में मनी सप्लाई को काबू रखना, देश में लोन को, वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल रखना। याद रखिएगा जिस देश में पैसा बेहिसाब है, लोगों का, बैंकों का पैसे पे कंट्रोल नहीं है, वह देश बर्बाद हो जाएगा। आज नहीं कल होगा, 100% हो जाएगा। बट कहा सेंट्रल बैंक ऐसा होने नहीं देगी। सेंट्रल बैंक का काम है क्या करना? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना, लोन्स को कंट्रोल करना। ये फंक्शन का नाम है क्रेडिट कंट्रोल। दो मेथड है, पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड। हाँ अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या करता है? हेल्प करता है, इकोनॉमी स्मूथली काम करती रहती है।
हाँ, अचानक कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं करता है, इनइक्विलिब्रियम नहीं आता है इकोनॉमी में। और फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के? प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देश में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग प्रेजेंस करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई हेल्प करता है डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। हाँ, बैंकों के कामकाज को रेगुलेट करता है, उनके लिए नियम बनाता है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, ताकि बैंक्स क्या करें, अपने कस्टमर्स के साथ इम्पार्शियल वे में, ट्रांसपेरेंट वे में क्या करें, ट्रांजैक्शंस कर पाए। और तो और वह बैंकों का डेवलपमेंटल बैंक के रूप में भी काम करता है, अर्थात लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल लोन्स को प्रोवाइड करने में, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म फंड्स देता है बैंकों को, ताकि वो भी आगे जाकर के क्या करें, लॉन्ग टर्म लोन्स बांट सकें, न सिर्फ लोन्स दें बल्कि हेल्प करें इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो कर। और क्या करता है, पब्लिकेशन, ये लास्ट फंक्शन कर रहे हैं, पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, अर्थात देश से जुड़ी इंफॉर्मेशन, जैसे देश में टैक्स रेट क्या चल रहे हैं, इंप्लॉयमेंट रेशियो क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना बढ़ा घटा, ये सब का डाटा किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई ये सारा डाटा पीरियोडिकली पब्लिश करती रहती है। ये इंफॉर्मेशन पूरी इकोनॉमी के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन देती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। हाँ, आरबीआई के डाटा से पता चल जाता है। और गवर्नमेंट को भी क्या होता है, इसी के बेसिस में पॉलिसी बनानी होती है। इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की मदद से जो आरबीआई बना रही है, गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी रेट बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या इनकम एंड एक्सपेंसेस का, हाँ, वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ हो रही है तो क्या करना होगा। ये सब डाटा कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। तो कहें आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी भी देश का किंग पिन है। क्या है, किंग पिन ऑफ द होल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। पूरे देश के इस सिस्टम को, स्ट्रक्चर को आरबीआई या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक चलाती है। अब इस फंक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है देश में आरबीआई, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल करना, अर्थात मॉनेटरी मैनेजमेंट करना। वॉल्यूम ऑफ मनी, मैंने कहा अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज कर देंगे, बेवजह खूब सारा पैसा पंप इन कर देंगे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। सच में इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इशू करती है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी बताती है कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट, लोन को, क्रेडिट को किस तरीके से मार्केट में लाएगी, कितना वॉल्यूम ऑफ लोन आएगा, किस सेक्टर में लोन जाएगा, ये सब कुछ इसी का फंक्शन है, इसी का पावर है। किसका, आरबीआई के अंडर में है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का, इस पॉलिसी का देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना है। हाँ, देश में हाई ग्रोथ रेट रहे, ये इस मॉनेटरी का मेन फंक्शन होता है। याद रखिएगा, साल में 4 बार क्रेडिट पॉलिसी आती है। ये इस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई 4 बार इश्यू करती है, हर 3 महीने में 1 बार इश्यू करती है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, पेमेंट ऑफ बैलेंस, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम में, फॉरेन डेट को कंट्रोल करने में मदद करती है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका बैंक यूज कर रही है, हाँ मैंने बताया बैंक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेगी क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, जिसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा गया है इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हेडिंग आ रहा है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव मतलब संख्या, मतलब नंबर। तो क्वांटिटेटिव मेथड क्या करता है, कंट्रोल करता है ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ लोन, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। मार्केट में जो लोन मिल रहा है, कितने लाख, कितने करोड़ों का लोन मिलेगा और किस रेट पे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ लोन, ये डिसाइड करता है ये क्वांटिटेटिव मेथड। और इस मेथड का मेन मकसद क्या है, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, कॉस्ट को और अवेलेबिलिटी को संभालना। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये बैंक्स बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से इस मेथड को यूज कर रही है। इसका मतलब नए मेथड भी आ गए हैं। नए मेथड है क्वालिटेटिव मेथड, ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, मॉडर्न मेथड्स हैं। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल करना, पर जहां क्रेडिट जा रहा है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल सारा क्रेडिट इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, छोटे फार्मर्स को मिल ही नहीं रहा है, छोटे इंडस्ट्रीज को मिल ही नहीं रहा है, MSME, हाँ, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को नहीं मिल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई।
वो बैंकों को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप कहां लोन डायरेक्ट करिए, फार्मर्स को दीजिए, कितना परसेंट ऑफ लोन इंडस्ट्रीज को दीजिए जो स्मॉल स्केल का काम कर रही हैं। ये इसका काम है। क्वालिटेटिव अर्थात डायरेक्शन ऑफ द लोन्स को डिसाइड करना। इसका मेन मकसद है टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ क्रेडिट फ्रॉम स्पेक्युलेटिव, है ना, नॉन यस बिजनेस पर्पस के लिए लोन मिल रहा है तो ठीक है, प्रोडक्टिव काम के लिए मिल रहा है तो ठीक है, पर अगर कोई स्पेक्युलेटिव काम के लिए लोन ले रहा है, कोई सोशल और इकोनॉमिकली यूजफुल काम के लिए लोन ले रहा है, उस तरफ क्या करना, पैसे को डाइवर्ट करना, ये आता है क्वालिटेटिव तरीके। तो मैंने बता दिया ये मॉडर्न तरीके हैं जो अभी हम इसको क्या किए हैं, डेवलप किए। आइए एक एक करके अब क्वांटिटेटिव मेथड को पूरा समझते हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव मेथड है बैंक रेट। सर ये क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। हाँ, कमर्शियल बैंक के पास जो फर्स्ट क्लास बिल्स होते हैं उसको रीडिस्काउंट करता है, या और आसान भाषा में बोले, कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन चाहिए, कहां जाएगी? मैंने कहा था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होती है कौन? आरबीआई। तो आरबीआई उसको लोन दे देगी, पर लॉन्ग टर्म लोन देती है बैंक रेट पे। अब आता है कि बैंक जब लोन देगी तो उससे कुछ सिक्योरिटीज जमा करवाएगी, कहेगी कोई सिक्योरिटीज जमा करो, तो उस सिक्योरिटीज के बेसिस पे, उसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पे उसको लोन दे देगी। ठीक, ये तो हो गया बैंक रेट, लोन देना। अब बाजार में चल रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? मार्केट में खूब सारा मनी होता है। इस समय मनी सप्लाई अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास खूब पैसा होता है। कब? जब महंगाई चल रही होती है। अब इस समय क्या होगा? जब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बहुत हाई है, लोगों के पास फंड बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी बूम कर रही है, हाँ, महंगाई इसी समय बढ़ती है, क्योंकि टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गया है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? अब आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होगा? आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। बैंक रेट मतलब लोन का ब्याज। जब आरबीआई बैंकों को महंगा लोन देगा, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को महंगा लोन देगी, और हम लोग जब लोन लेने जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा? हम लोग कहां जाएंगे? आरबीआई के पास तो जाएंगे नहीं, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। वो हमें जो लोन देगी वो भी महंगा देगी, और महंगा लोन हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब क्या होगा? बैंक रेट इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई, क्या मार्केट में क्रेडिट, मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल हो जाएगा? रीजन बहुत सिंपल सा है कि कस्टमर्स, आम पब्लिक, इंडस्ट्रीज लोन नहीं लेंगी, वो अपने काम को टाल देंगे, हाँ शिफ्ट कर देंगे कि बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मनी सप्लाई महंगा है, मार्केट में पैसा कीमत ज्यादा मिल रही है। तो नतीजा क्या हो जाएगा? अचानक मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा, सप्लाई ऑफ फंड्स कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, नतीजा इन्फ्लेशन चेक हो गया। देखा? तो ये एक तरीका है आरबीआई का इन्फ्लेशन को चेक करने का। इसका उल्टा कर दो, इकोनॉमी में मंदी छाई हुई है, एकदम डिफ्लेशन छाया हुआ है, चीजों के भाव गिर रहे हैं, लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, हाय मेरा माल नहीं बिक रहा है, मेरे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं अरे मुझे नौकरियां नहीं मिल रही है, सब तरफ हाय तौबा मचा हुआ है, डिफ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी में मंदी चल रही है। आरबीआई उल्टा कर देगी। हाँ, क्या करेगी इस समय? जब डिफ्लेशन चल रहा होगा उल्टा कर देगी, बैंक रेट अचानक कम कर देगी, अर्थात लोन का रेट सस्ता कर देगी, बैंकों को सस्ते रेट में लोन देगी। बैंक अपने कस्टमरों को, जो कि पब्लिक है, फर्म्स हैं, उनको सस्ते में लोन देगी, वो लोन्स लेना पसंद करेगी, वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी। नतीजा मार्केट में डिमांड पंप इन होगा, मार्केट में नए गुड्स सर्विसेज बनने लगेंगे और इकोनॉमी वापस बूस्टअप हो जाएगी। क्लियर है? तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये एक तरीका है। और इसी का पार्ट है रेपो रेट। सर ये क्या होता है? रेपो दो वर्ड से बनाया गया है, मतलब रीपर्चेज रेट। कमर्शियल बैंक से वो क्या कर लेती है? खरीद लेती है, आरबीआई उनको बेचती है। क्या बेचती है? आरबीआई उनको गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेगी, कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड्स लेना होता है, समझ गए? शॉर्ट टर्म के लिए लेना होता है। इससे नई लिक्विडिटी क्या होती है? बैंकिंग सिस्टम में पंप इन हो जाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स
इसमें आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को। कब के लिए देती है लोन? शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देती है। लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए ना होगा तो बैंक रेट जाना पड़ेगा, इससे पहले वाले में। अगेन ये भी क्या करती है, इस तरह से लिक्विडिटी क्या करती है, मार्केट में पंप इन कर सकती है। जैसे रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगा और वाइस वर्सा। अच्छा, एक और तरीका है रिवर्स रेपो रेट। यहां पे आरबीआई क्या करती है, उल्टा करती है, फर्म्स बैंक से पैसा बोरो कर लेती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर लेती है। नतीजा क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते हैं लोन बांटने के लिए, समझ गए ना। और इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट से एब्जॉर्ब हो जाती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे के उल्टे हैं। रेपो में आरबीआई क्या करती है, पैसा इंजेक्ट करती है, और रिवर्स रेपो रेट से मार्केट से पैसा ले लेती है। चलिए अगला टॉपिक इसी के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर, वो है ओपन मार्केट, मतलब खुला बाजार। तो आरबीआई के पास पावर होता है फंड्स कलेक्ट करने का। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जब आरबीआई क्या करती है, सेल करती है। क्या सेल करती है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करती है। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचती है। जब ये बेचेगी तो खरीदेगा कौन? मैंने कहा हम लोग को बेचेगी, पब्लिक को बेचेगी, पब्लिक ना खरीदे। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जिनको अच्छा ब्याज की लालच होगी, वो खरीद सकता है। हाँ, मनी मार्केट से हम खरीद सकते हैं सिक्योरिटीज को, ठीक है। और अगर आरबीआई जब सिक्योरिटीज बेचेगी तो बैंकों का पैसा इस सिक्योरिटीज में लग जाएगा। अर्थात जब बैंक इसको बाय करेंगी आरबीआई के बेचने पे, क्योंकि आरबीआई बैंक को कंपल कर सकती है, मजबूर कर सकती है कि आपको मेरे सिक्योरिटीज खरीदने पड़ेंगे। चलिए एसबीआई बैंक 5,000 करोड़ तुम जमा करो और मेरे सिक्योरिटीज खरीद लो। अरे बैंक ऑफ बड़ौदा इधर आओ, 2,000 करोड़ तुम भी जमा करो। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक आइए, 5,000 आप भी जमा करिए, 5,000 करोड़। तो बैंकों से उसका पैसा आरबीआई क्या कर सकती है, ले सकती है सिक्योरिटीज बेच करके। सिक्योरिटीज बेचेगी, उनसे पैसे ले लेगी। बैंक तो ठन ठन गोपाल खाली बैठी है, क्योंकि बैंकों को डर है ना। आरबीआई ने उनका एक्सेस पैसा क्या कर दिया, ले लिया। अब मार्केट में जब पैसा ही नहीं है, बैंकों के पास पैसा नहीं है लोन देने के लिए, मनी सप्लाई, एमएस मतलब एम मनी, एस मतलब सप्लाई, अर्थात वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बैंकों के पास फंड्स नहीं है इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, फार्मर्स को लोन देने के लिए। पैसा क्या हो गया, स्क्वीज हो गया। पैसा मार्केट से क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा कब करेगी, ऐसा करेगी इन्फ्लेशन के टाइम। जब मार्केट में खूब पैसा होगा, जब मार्केट में महंगाई बढ़ रही होगी। इसका ठीक उल्टा कर दो, ठीक उल्टा कर दो। जब मार्केट में क्या हो रहा होगा, हाय तौबा मची है, न सेल हो रहा है, न बिक्री हो रही है, न डिमांड हो रही है, कंपनियां परेशान है, इंडस्ट्रीज परेशान है, हाय तौबा मचा हुआ है कि अरे डिप्रेशन आ रहा है, अरे पैसे ही नहीं हुए इंडस्ट्री में, मार्केट में पैसे नहीं है। तो नया पैसा पंप इन करेगी डिफ्लेशन में। उस समय क्या करेगी, बैंकों से कहेगी कि मेरी सिक्योरिटीज मुझे वापस करो, मेरे से पैसे ले लो। तो आप परचेज कर लेगी और मनी सप्लाई मार्केट में इंप्रूव हो जाएगा। समझ गए, ये पावर है आरबीआई के पास। देखा, पूरे मार्केट का लीडर है, पूरे क्रेडिट एंड मनी मार्केट का लीडर है आरबीआई। और क्या कर सकता है, सीआरआर। ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रुपया होता है जो एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट के रूप में कमर्शियल बैंक्स को जमा करना होता है आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गए, अब स्टेट बैंक के पास 100 रुपया डिपॉजिट के रूप में आया। कितना, 100 रुपया। आरबीआई बोली इसमें से 10 रुपया मेरे पास जमा कर दो। तो कैश क्रेडिट, समझ गए ना, वो पैसा, सॉरी कैश रिजर्व, वो पैसा जो कैश के रूप में, लिक्विड के रूप में आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करा लेती है, इसे कहते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश रिजर्व, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दे, एरो देखिए, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दे, तो अब मनी सप्लाई फिर बैंकों के पास कम बचेगा। इसका मतलब है आरबीआई कहती है बैंकों को कि आप हमको बहुत बड़ा परसेंटेज, लेट्स से 100% क्या करिए, कैश रिजर्व जमा कर दीजिए। तो अब क्या होगा, मनी सप्लाई बैंकों के पास कम होगा या नहीं होगा। समझ गया, ऐसा कब करेगी, ऐसा तब करेगी जब मार्केट में ऑलरेडी खूब मनी होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही होगी, मार्केट में एक्सेस ऑफ फंड्स होगा, तब आरबीआई करेगी।
और क्या कर सकती है, आरबीआई के पास पावर होता है डिसाइड करने का कि कितना मिनिमम रिजर्व बैंकों को अपने पास मेंटेन रखना है। ठीक है, हम लोग एक रिजर्व को और मेंटेन करेंगे, इसमें नाम है SLR। ये इंडिया में ही मेंटेन होता है। इंडिया में बैंकों को अपने पास ये बैंकों को आरबीआई के पास पैसा नहीं देना है। ये पैसा तो किसको देती है बैंक, ये पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को जमा करती है ना। पर ये वाला पैसा किसके पास आता है, कमर्शियल बैंक ये पैसा सेल्फ के पास रखती हैं, खुद के पास रखती हैं, देती नहीं किसी को, खुद के पास। क्यों, लिक्विड के रूप में मेंटेन रखती हैं ताकि कस्टमर्स आए तो पैसा हम उनको दे सके। अब बैंक में जिसका पैसा रखा है वो पैसा मांगने आएगा, बैंक कहेगी नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, अरे बैंक बंद हो जाएगी बंधु। हाँ, बैंक को एक इतना कैश हमेशा अपने पास मेंटेन रखना है ताकि अगर कस्टमर्स आए डिमांड करें कि मेरे पैसे दो दो तो देना पड़ेगा। बट बैंकों ने अपने 200 वर्षों के यस वर्किंग से सीख लिया है कि ऑल कस्टमर्स डू नॉट कम एट द सेम टाइम। तो एक सर्टेन डिपॉजिट का परसेंटेज क्या होता है, SLR के रूप में बैंक्स मेंटेन रखती है, अपने पास रखती हैं ताकि कस्टमर आए तो खाली हाथ नहीं। समझ गए, इसी को SLR को क्या होगा, अगर बैंक हाई कर देगी, अगर सेंट्रल बैंक इसका रेट हाई कर देगी, फिर क्या होगा, कम पैसा बैंक लेंड कर पाएगी, बाजार से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। चलिए, अभी तक आपने देखा था कौन सा मेथड देखा, क्वांटिटेटिव, जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कैसे हम कंट्रोल करते थे। अब जो हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, यूज ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना है मॉडर्न तरीके से, नाम है सेलेक्टिव या क्वांटिटेटिव। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। मैं और आप जो बड़े डिवाइसेस ले रहे हैं, हाँ आजकल तुम और मैं, इवन फोन भी खरीदना होता है तो आजकल EMI में ले रहे हैं। EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको पैसा पूरा नहीं देना है, आपको उसका यहाँ तो कुछ डाउन पेमेंट करना है और बाकी पैसे किस्तों में देते रहने हैं। हाँ, गाड़ी खरीद दो, आधे मकान भी मिल रहे हैं आजकल, तो सब कुछ EMI पे मिल रही है। तो कमर्शियल बैंक्स जब लोगों को उधार दे रही है तो उसका पैसा उनको तुरंत नहीं देना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा देना है। अब आरबीआई इसे भी कंट्रोल कर सकती है। इस सिस्टम को वैसे हम हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। आरबीआई इसे भी रेगुलेट कर सकती है। अगर देखेगी कि बाजार में ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, मोबाइल, लैपटॉप, ये जो डिवाइसेज, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, इनका सेल खूब ज़्यादा हो रहा है, मार्केट में खूब ज़्यादा मनी पंप इन हो रहा है, तो आरबीआई इसको भी कंट्रोल कर सकती है। अरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, कहेगी जीरो इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, अब 10% ब्याज देना होगा, हम लोग लेंगे ही नहीं। वैसे आजकल जीरो इंटरेस्ट पे सब कुछ मिल रही है कि नहीं है। आप मोबाइल खरीद लीजिए या लैपटॉप खरीद लीजिए या और कोई महंगा डिवाइस खरीद लीजिए, सब कुछ। तो आरबीआई चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके कर सकती है, उसके पास पूरा पावर है, क्योंकि बैंकों का कंट्रोल तो आरबीआई के हाथ में है। और क्या कर सकती है आरबीआई क्वालिटेटिव मेथड में, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर ये मार्जिन क्या होता है, देखिए, एक होता है लोन का अमाउंट और एक होता है सिक्योरिटी। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं, हाँ, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। मैंने बैंक से कहा मुझे 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है, बैंक से लोन मांग लिया। बैंक ने कहा ठीक है, कोई सिक्योरिटी जमा कर दीजिए। तो मेरे पास एक सोने की अंगूठी थी, ध्यान से सुनिएगा, सोने की अंगूठी थी 9,000 रुपए की, मैंने बैंक को जमा कर दी। बैंक ने कहा ठीक है, आपका मार्जिन हुआ 10%, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आप मार्जिन रिक्वायरमेंट जमा करिए, आपको लोन दे देंगे। देखा, तो डिफरेंस बिटवीन दी लोन का अमाउंट एंड सिक्योरिटी का अमाउंट, वो है मार्जिन। तो अगर बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दे तो मुझे लोन लेना मुश्किल पड़ेगा। दैट मीन्स इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई मार्केट में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बैंक मुझसे ज्यादा मार्जिन मनी मांगने लगे लोन के अगेंस्ट में कि नहीं आप हमको 20% दीजिए, 30% दीजिए, मुझे 10,000 का लोन चाहिए, बैंक करिए 5,000 पहले जमा करिए कैश, तो मैं आपको 10,000 दूंगा। अरे 10 में से 5 जमा ही करवा लोगे तो लोन लेने की जरूरत क्या है भैया, हमको लोन तुम्हारा नहीं चाहिए। समझ गया ना। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी चेंज कर सकती है आरबीआई। आइए, क्रेडिट राशनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिट की लिमिट फिक्स कर कि कितना लिमिट बैंक दे सकती है किस किस सेक्टर को।
हाँ, बता सकती है कि इंडस्ट्रीज को कितना देना है, फार्मिंग सेक्टर को कितना देना है, पोल्ट्री वालों को कितना देना है, स्मॉल इंडस्ट्री वालों को कितना है, कॉटन इंडस्ट्री वालों को कितना देना है। सच में तो इस तरीके से क्या कर सकती है, वो क्रेडिट रेशनिंग कर सकती है। क्रेडिट रेशनिंग में वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन या एडवांस बता सकती है जितना एक कमर्शियल बैंक दे सकती है, इसके बियॉन्ड वो नहीं दे सकती है। हाँ, वो अमाउंट में हो सकता है कि 5 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं। और क्या करती है, सेंट्रल बैंक मैक्सिमम रेशियो भी बताती है, ठीक है ना, डिपॉजिट्स का कितना रेशियो तक लोन दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट का काबू रहेगा। पर मैंने कहा ये मेथड क्या कर रहा है, क्वांटिटी में कंट्रोल नहीं कर रहा है, यूज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, यूज ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है। और क्या कर सकती है, सेंट्रल बैंक तो सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, माई बाप है, क्या कहते हैं, बैंकों की। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है कि आप अपने क्या एक्शन लीजिए। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट का एक्शन ले सकती है, वो उन्हें रिटर्न ऑर्डर दे सकती है कि आप ये काम करिए। आरबीआई मना कर सकती है इवन उनके बिल्स को डिस्काउंट करने में, आरबीआई मना कर सकती है उनको लोन देने में, ये पूरा पावर है। और तो और इवन पेनल्टी भी लगा देती है बैंकों के ऊपर अगर बैंकों ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए। तो यह है डायरेक्ट एक्शन, इस पे बैंक को भुगतान भरना पड़ता है, बैंक का नुकसान होता है। एक होता है मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन परसुएशन वर्ड से बनाया गया, मतलब मनाना, मतलब बैंक को एडवाइस देना। मेरी भाषा में कहें तो बैंकों को समझाना कि क्या बैंकों को करना चाहिए, इकोनॉमी के वेलबींग के लिए कैसे बिहेव करना चाहिए। इसमें वो परसुएट करती है, रिक्वेस्ट करती है, इनफॉर्मली सजेस्ट करती है। कौन, आरबीआई। अक्सर ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक के साथ मीटिंग करती है उनको राय देती है, जैसे उनको राय देती है कि प्लीज स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए लोन मत दीजिए, सोशल पर्पसेस के लोन के लिए मत दीजिए, कमर्शियल पर्पस हो, प्रोडक्टिव पर्पस हो तो लोन दे दीजिए। ये सजेशंस होते हैं उनके। इससे मार्केट में क्या हो जाएगा, अननेसेसरी मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। आइए लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट ऑफ द क्वालिटेटिव कंट्रोल, वो है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी, प्रचार करना। हाँ, आरबीआई के पास पूरे मार्केट की, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की, सबकी जानकारी है, बैंकों की जानकारी है, इंडस्ट्रीज की जानकारी है, फर्म्स की जानकारी है, उनके आउटपुट्स की जानकारी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो प्रिंट करा लेती है। हाँ, आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का डाटा है, क्योंकि सब आरबीआई से जुड़े हुए हैं। तो वो इसके द्वारा क्या करती है, नोट छपवाती है, प्रिंट आउट करवाती है, इस फैक्ट एंड फिगर्स को मीडिया के थ्रू बैंकों तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ताकि वो लोग अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए। मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, इसके बेसिस से मार्केट को चलाया जा सके, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को संभाला जा सके। तो इस तरीके से मार्केट का लीडर, मनी सप्लाई का कंट्रोलर आरबीआई है। So this brings to the end of the chapter Central Bank. Thank you and please टेंशन न लें, ऐप में ही सारे नोट्स अवेलेबल हैं। Go and download the app now.